अ, दोस्तों आप लोगों के बीच में आज हमारे बीच में एनआईवीएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं नंदन बोहरा जी, वो आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और काफ़ी समय से एनआईवीएस डीएलएड परिवार की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं। देश के जितने भी हमारे 14 लाख अभ्यर्थी हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे अभ्यर्थियों को लगातार उम्मीदें बंधी हुई है न्यायपालिका से और साथ ही साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व से जिनमें पप्पू जी भी हैं, बोहरा जी भी हैं। आप लोगों की क्वेरी थी, काफ़ी दिन से आप लोग चाह रहे थे कि बोहरा जी आपके बीच में आएँ। तो आज बहुत उनके व्यस्तम क्षणों में से कुछ समय हमने माँगा उनसे और आप लोगों के बीच में जो भी आपकी क्वेरीज़ आई थी, उनको लेकर के वो आपके बीच में लाइव हैं। तो बोहरा जी, आपका चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आपका हम जो धन्यवाद। है आपसे कुछ हमारे ऑडियंस के क्वेश्चन हैं, कुछ हमारे जो एनआईवीएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जो काफ़ी चिंतित रहते हैं, जो घटनाक्रम बीच में घटे हैं, उनको लेकर के। तो उन सब बातों को लेकर के आप यहाँ पर जो है उपस्थित हैं, आपका चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर आपसे अपने दर्शकों के द्वारा, अपनी ऑडियंस के द्वारा और अपने अभ्यर्थियों के द्वारा जो कुछ प्रश्न थे, जो कि वो चाहते थे कि बोहरा जी आपके जो है द्वारा ये इन प्रश्नों का उत्तर मिले, वो चाहते थे बहुत दिन से आप लोगों को, तो आज आपने समय दिया है। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे ऑडियंस के द्वारा पूछा गया था कि बोहरा सर, संसद में जो आपने सांसदों के माध्यम से एनआईवीएस डीएलएड के गजट प्रकाशन के बारे में जो प्रश्न कराए थे, जो संसद में उठाए गए थे, आपका प्रयास था उसमें, तो उनका उत्तर जो है कतई सार्थक नहीं आया। दर्शकों के सामने बात आई, जो देखा उन्होंने लाइव वहाँ पर, तो उसका उत्तर जो है सार्थक नहीं आया, जो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया था। तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा स्पष्ट करें, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। आवाज आ रही है ना? संसद के बारे में जो आप जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपने पहला प्रश्न आपका था कि संसद में जो प्रश्न उठाया गया था, वो आज मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से भी लोगों के समक्ष साझा की थी उस बात को और उसके लिए प्रयास किया था। जी सर। पर जो अपेक्षा थी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी या ये कहें भारत सरकार उसमें सकारात्मक उत्तर देगा, वो उत्तर अपने आप में एक ऐसा उत्तर है, हालांकि मंत्रियों को अधिकारियों के द्वारा ही जो भी रिटर्न सबमिशन किया जाता है वो अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है। वो उत्तर अपने आप में न तो सार्थक कहें उसको, न ही नकारात्मक कह सकते हैं। उसमें अधिकारी के द्वारा उल्लेख किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है। अरे वो तो पता ही है सभी को, आदेश दिया है। तो उन्होंने, आप क्या कर रहे हैं? हमने राजपत्र प्रकाशन के संदर्भ में प्रश्न किया था और उन्होंने एक ऐसा जवाब दे दिया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऐसा आदेश आया है। तो उसमें ये नहीं कह रखा है कि यह जो हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ही हम चलेंगे, ये भी नहीं कह रखा है और नहीं ये कह रखा है हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि मैं लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में था और कुछ समय से मेरा उनसे संवाद थोड़ा कम हो गया था, तो उसके एवज में अधिकारियों के द्वारा जो काउंटर राजपत्र प्रकाशन के संदर्भ में प्रश्न किए गए थे, कितने लोग वहां आप राजकीय सेवाओं में एनआईवीएस डीएलएड के कार्यरत हैं, उसका डाटा मांगा गया था और वो करीब 6-7 क्वेश्चन थे जो हमारे एनआईवीएस डीएलएड के अभ्यर्थी सभी ने लगभग देख ही लिए होंगे, पर उसका उत्तर उन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये इस विषय में ऐसा निर्णय है। और दूसरी बात, पहला क्वेश्चन है कि क्या हमने ये किया था, ये संसद में बिल पारित हुआ था, किस संदर्भ में हुआ था, कैसा हुआ था, तो उसमें उनका कहना है कि ये लोग अप्रशिक्षित थे, इन लोगों को सेक्शन 23 के तहत हमने प्रशिक्षण दिया। अब प्रश्न यहाँ पर ये आ जाता है, जब आपने आरटी एक्ट के सेक्शन 23 के तहत किसी को प्रशिक्षित कर दिया, वह प्रशिक्षित जब हो गया है, वह राजकीय विद्यालय वाला हो या गैर सरकारी हो, एडेड हो, जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें वो अगर
सेक्शन 23 के तहत जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन हमको प्राप्त करनी है वो हमने अगर प्राप्त कर लिया तो हम अपना विद्यालय अगर चेंज करते हैं, विद्यालय परिवर्तित करते हैं, तो हमारा वो प्रशिक्षण जो है वो खत्म हो जाता है। जबकि आप कानून की अन्य जो हमारा गजट अपेंडिक्स 9 है और 2 है, ओडीएल जो डीएलएड है, फेस टू फेस डीएलएड है, उसमें स्पष्ट तौर पर ये बातों का उल्लेख कर रखा है। तो अपने आप में जो निर्णय आया है वो विरोधाभासी है और सरकार जब इस बात को एक्सेप्ट करती कि हमने इनको न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो प्रदान कर दी है, तो फिर प्रश्न ये क्यों आ रहा है कि भाई ये अपना विद्यालय अगर चेंज कर रहे हैं, एक उसी प्रशिक्षण को लेकर के राजकीय विद्यालय में कार्यरत है और जब वो राजकीय विद्यालय वाला या प्राइवेट विद्यालय वाला राजकीय में जाता है तो उसकी जो प्रशिक्षण है वो इलीगल हो जाती है, अवैध हो जाती है। तो ये तमाम टाइप के प्रश्न हैं जो कि कोर्ट के निर्णय में भी विरोधाभासी है और खुद सरकार भी इसको विरोधाभासी स्वयं मानती है और संसद में इन बातों को रखने से तो और स्पष्ट हो चुका है ये बात। जी आवाज आ रही? सर जी, अगला क्वेश्चन हमारा जो है ऑडियंस की तरफ से था। वेस्ट बंगाल के सुप्रीम कोर्ट केस का क्या अपडेट है? यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में, जो हमारी ऑडियंस थी वेस्ट बंगाल से, जो है काफी उनको न्यूज मिली थी और उन्होंने इस पर कई क्वेश्चन दिए और इसके बारे में एक और क्वेश्चन इसी के साथ कंबाइन था। मैं थोड़ा सा उसको कंबाइन कर रहा हूँ। एक हालिया जानकारी प्राप्त हुई कि वेस्ट बंगाल का केस वापस लिया गया। यह केस किस संदर्भ में था और इसे क्यों वापस लिया गया? और अधिकांश अभ्यर्थी तो यूट्यूब से जुड़े हैं तो ये जानना चाहते हैं कि क्या यह सर केस जो है कौशिक दास जी का था? कृपया वेस्ट बंगाल की जो अपडेट हो उनको जो है इन क्वेश्चन के माध्यम से कीजिए। आप ये बताएं कि कौशिक दास जी का केस था, ये केस किस संदर्भ में किया गया था और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के सुप्रीम कोर्ट केस का जो है क्या अपडेट है इस समय पर, उसको बताने की कोशिश करें। देखिए, दो बातें हैं। पहला प्रश्न आपके द्वारा जो किया गया है, जितना मैं समझ पाया हूं कि वेस्ट बंगाल का जो केस है, अन्य राज्यों पर इसका क्या लाभ मिल सकता है। देखिए, इस विषय में यह कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि अन्य राज्यों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में वेस्ट बंगाल जो अपने केस को लड़ रहा है वो इस संदर्भ में लड़ रहा है कि हमारे राज्यों में 2 वर्ष का डीएलएड की आवश्यकता ही नहीं है। एनसीटी एमएचआरडी से प्रेस्क्राइब या मान्य जो डीएलएड है उसके तहत वैसा डीएलएड हमारे राज्यों को चाहिए और ऐसे डीएलएड में हम फिट होते हैं, भले वो 18 महीने का हो, 15 महीने का हो, 2 साल का हो, वो कोई भी डीएलएड जो एनसीटी एमएचआरडी से मान्य हो, ऐसा डीएलएड उनके राज्यों के द्वारा रिक्वायरमेंट की गई है, उसके तहत हम फिट होते हैं। अर्थात उत्तराखंड का जो सर्विस रूल है वो उस एवज में दिया गया है निर्णय। तो गवई साहब के निर्णय से हमारा कहीं से कहीं ये कनेक्ट नहीं होता है। अब मेरा अगर व्यक्तिगत अगर आप मन जानना चाहेंगे तो मुझे ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता है। यदि वेस्ट बंगाल का निर्णय आ जाता है उनके पक्ष में तो इसका लाभ अन्य राज्यों को मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा मानना है शायद हो ऐसा रूल कहीं पर भी नहीं है जैसा वेस्ट बंगाल में है। तो मुझे लगता है वहां का निर्णय वेस्ट बंगाल का उनके पक्ष में होने के बावजूद भी इसकी कम संभावना मुझे प्रतीत होती है कि उसका लाभ अन्य राज्यों को मिलेगा। एक बात। दूसरा प्रश्न, जैसे आपने कहा था क्या वो एक केस जो किया गया था वेस्ट बंगाल से वापस लिया गया है, क्या वो कौशिक दास जी का ही है केस? मैं बिल्कुल आप लोगों को बता देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने अपने सुप्रीम कोर्ट के साइड से उसका अवलोकन कर लिया होगा, देख लिया होगा। कौशिक दास जी का केस अलग है जो कि हिमा कोहली जी की कोर्ट में अभी सुनवाई के लिए 16 तारीख को लंबित है, उसको डेट मिली हुई है, उस दिन उसमें सुनवाई आगे को बढ़ेगी। लेकिन जो केस वापस लिया गया है वह केस अलग है। वो किन कारणों से अलग किया गया वो वेस्ट बंगाल के लोगों को ही पता होगा कि भाई उनको क्यों अलग करने की आवश्यकता
हो गई, क्योंकि अधिकांश जो वहां के वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो हमारे मित्र कौशिक दास जी के केस के साथ कनेक्ट होने की तैयारी चल रही है। जल्दी ही उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन अभ्यर्थियों का डाटा जो है दिया जाएगा और वो भी पिटिशनर बनेंगे। लेकिन उन लोगों के द्वारा जो केस किया गया है वो केस में एनसीटी को भी पार्टी बनाया गया है, एनसीटी के चेयरमैन को भी पार्टी बनाया गया है। कई चीजें कंफ्यूजिंग वाली हैं पोजीशन, और मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि उसकी जो रीट फाइल की गई थी या एसएलवी फाइल की गई थी, वो जो भी कर रखा था वो परिपक्व तरीके से नहीं किया गया था, और जिसके वजह से उनको कोर्ट ने ये बोला कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गए, आपको पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। हाई कोर्ट के स्टेप फर्स्ट बेंच, डीबी डबल बेंच, तत्पश्चात आपको सुप्रीम कोर्ट में आने चाहिए था। ये आप यहाँ कैसे आ गए, इसलिए उनको वो केस वापस लेना पड़ा। और जिसकी की रीट से मुझे जो उनकी एसएलपी जो भी थी हो उसको अध्ययन उनके सुप्रीम कोर्ट के उससे अवलोकन करने से मुझे ज्ञात हुआ कि जो भी अधिवक्ता द्वारा उसकी बनाई गई थी ड्राफ्टिंग, वो अपने आप में बेहतर नहीं थी और किसी परिपक्व का ज्ञान उसमें नहीं जोड़ा गया था। वहां वेस्ट बंगाल के भी बहुत, मैं तो कई समय से वहां लोगों के संपर्क में हूं, तो बहुत अच्छे जानकार लोग हैं वहां, उन लोगों की जानकारी उसमें नहीं ली गई थी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, और जिस कारण से उनको अपना केस को वापस करना ही न्यायोचित लगा और वो केस उन्होंने वापस लिया। पर कौशिक दास जी का केस अपने आप में जो स्थिति में था उसी स्थिति में है, और आज की डेट में बहुत अच्छा अध्ययन उनके द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा, जल्दी ही उनके द्वारा अन्य जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनको पिटिशनर बनाने का कार्य गतिमान है। जल्दी ही वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी दिखना शुरू होगा, और एक बहुत अच्छे अधिवक्ता के द्वारा और भी अपनी आवाज को मजबूती के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, माननीय हिमा कोहली जस्टिस के समक्ष अपनी बात को मजबूती के साथ रखने की स्थिति में होंगे वो, और उनके तैयारी से मुझे ऐसा अभी तक अनुभव हो रहा है। सर जी, इस बीच में जो है आपके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस कर दिया गया। हालांकि ये केस गजट से संबंधित था और ये ऐसा ही केस यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी किया गया है। तो यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट में आपके द्वारा एक केस दर्ज किया गया था, जो कि आपने ट्विटर के माध्यम से साझा किया था, सर जी उसकी अपडेट आपने दूसरी अपडेट जो है ट्विटर पे भी अभी नहीं दी है। मैं चाहता हूं कि आप उस केस के बारे में दर्शकों को अवगत कराएं, और साथ ही साथ मैं अपनी ऑडियंस से अनुरोध करूंगा कि जो आपके कमेंट हो बहुत शालीन होने चाहिए। देखिए, जो आप लड़ाई में लड़ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है और जो मेहनत कर रहा है, जो बाहर निकल रहा है, उसी को पता है। उसके दिल से पूछिए कि किस प्रकार का सिचुएशन होता है बाहर, अधिकारी मंत्री किस प्रकार का जो है बिहेवियर करते हैं, और उस बीच में अपने लिए जगह बनाता है कोई व्यक्ति। कृपया इस पे ध्यान दीजिए और एक आशावादी नजरिया रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और आपको मालूम भी होगा कि जो एनआईवी डीएलएड के नेतृत्व है उसमें आपके जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे बात लगातार होती रहती है। तो मैं सर जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो आपका अपडेट था, आपने ट्विटर के माध्यम से दर्शकों को बताया था, उसके बाद से उसकी कोई केस की अपडेट नहीं मिली, कृपया उसको बताएं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में केस जो किया गया है वो उसका अपडेट दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं इससे थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। राजपत्र प्रकाशन के संदर्भ में अधिकारियों के द्वारा संपर्क किया गया, मेरे द्वारा उनसे संपर्क किया गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में संपर्क किया गया, और एनसीटी में भी रिव्यू के लिए मेरे द्वारा संपर्क किया गया, अधिवक्ता के द्वारा भी हमारे रिव्यू एनसीटी में संपर्क किया। इस दरमियान में एक बात सामने आई, जो एनसीटी ने
के सामने एक सलाह दी गई कि क्यों ना आप ही इसमें रिव्यू दायर करें। रिव्यू दायर करने से कि भाई आपने राजपत्र प्रकाशन में जो छूट गया था वो त्रुटि एनसीटी की थी, क्योंकि आज की डेट में पब्लिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा यह लिखित तौर पर दे दिया गया है, वो भी मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों को साझा किया था कि भाई जो राजपत्र प्रकाशन है वो एनसीटी की गलती के कारण नहीं हुआ था, जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, जो उसका भुगतान होना चाहिए था, वो भुगतान एनसीटी ने नहीं किया, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, जिस कारण से राजपत्र प्रकाशित नहीं हुआ। और ये बात जब मैंने तथ्यों के साथ एनसीटी के उच्च अधिकारियों के सामने रखी तो और ये भी कहा कि यदि आप इसका राजपत्र प्रकाशन नहीं करते हैं तो आपके समक्ष एक समस्या ये आएगी, हमारे पूरे पैन इंडिया देश के जितने भी एनआईडीएलएड हैं अपने अपने राज्यों में आपके खिलाफ केस करेंगे, जिसमें आप लोगों का भी धन व्यय है और हम बेरोजगारों का भी है। और कृपया आप रिव्यू में इस बात को कोर्ट में कहें कि हमारी क्लरिकल मिस्टेक की वजह से, त्रुटि की वजह से ये राजपत्र का प्रकाशन नहीं हो पाया, कृपया हमको टाइम दे दीजिए, कोर्ट से समय दे दीजिए, हम इस भूल को, इस त्रुटि को सुधार करते हुए इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको हम पूरा करेंगे। तो जब मैंने ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप जो कह रहे हैं कि केस वगैरह कर रखा है, तो मैंने उनके सामने, उन्होंने कहा कि लाओ ऐसा कहां पर केस हुआ है, हमको एविडेंस दो। मैंने कोई भी राज्यों में, हवा तो बहुत लंबी लंबी चल रही थी कि भाई वहां इलाहाबाद में हो गया, अपना लखनऊ में हो गया, कई जगह अन्य राज्यों में भी चर्चा चल रही थी कि केस हो रहा है या हो गया है। पर मेरे पास, मैंने कई लोगों से प्रयास किया भाई केस हुआ है तो उसका कुछ एविडेंस है, कुछ केस नंबर है, तो मैं उसमें नाकाम रहा उनको देने में। तो इसलिए मुझे उनको सामने दिल्ली हाईकोर्ट में केस करके ये दिखाने के लिए कि एनसीटी में भाई मैंने ये केस कर लिया, यदि आप चाहें तो आप रिव्यू लगाइए, मैं अपने केस को वापस ले लेता हूं। ठीक, अब प्रश्न ये आता है दिल्ली में ही क्यों लगाया? मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूं, तो मुझे उत्तराखंड हाईकोर्ट में केस लगाना चाहिए था, मुझे दिल्ली जाने की क्या जरूरत हो गई? मैंने ये बात कई एडवोकेट्स से बात की, कई विधि के जानकारों से बात की, तो मैंने उनके सामने ये रखा कि राजपत्र प्रकाशन ये नहीं किया एनसीटी की गलती की वजह से, जिससे कि देश के जितने भी 14 लाख एनआईडीएलएड हैं सबके साथ एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी कि यह जो डिप्लोमा है यह अमान्य की कंडीशन में आ गया है। तो उन्होंने यही कहा, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का कानून में प्रावधान नहीं है, इसके लिए हमको स्टेप जो फॉलो अप करने होंगे वो हाईकोर्ट से जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट की प्रथम बेंच से, सिंगल बेंच से, डबल बेंच से, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ये सीढ़ियां, ये स्टेप है। तो प्रश्न यह है, अगर उत्तराखंड में हम जाएं तो वहां जो रीजनल जो कार्यालय है उनके द्वारा ही पत्राचार किया जाएगा, जो भी काउंटर किया जाएगा। तो मुझे ये सलाह दी गई विधि के जानकारों के द्वारा कि भाई अगर आपको एनसीटी के ऊपर केस करना है, एमएचआरडी के ऊपर केस करना है, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर केस करना है, एनआईएस के ऊपर केस करना है, तो आपको न्यायिक क्षेत्र जो उनका है वो दिल्ली हाईकोर्ट है, तो आपको दिल्ली हाईकोर्ट के माध्यम से आप ये करेंगे, उसमें त्वरित कार्रवाई होगी और इसमें जल्द ही कार्रवाई संभव हो पाएगा और काउंटर भी हेड ऑफिस के द्वारा इसमें आएंगे। तो इसलिए आपको केस हाईकोर्ट दिल्ली में करना चाहिए। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया, यद्यपि वो मेरा केस केवल एनसीटी को इस बात को बताने के लिए था कि मैंने केस कर दिया है, आप चाहें तो रिव्यू लगा करके मैं इस केस को वापस ले लेता हूं, क्योंकि आर्थिक पोजीशन भी मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं इस केस को आगे बढ़ा सकूं। और दूसरी बात, मेरे को कुछ दिनों के बाद ये भी पता हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई अजीत सिंह द्वारा भी केस कर दिया गया है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कर दिया गया है तो अच्छा ही है, उस केस को ही देख लेते हैं उसमें क्या कार्रवाई होती है करके।
पर आज की डेट में मुझे असम के द्वारा, असम के अभ्यर्थियों के द्वारा, उड़ीसा के अभ्यर्थियों के द्वारा और भी कई लोगों के द्वारा उस संदर्भ में जी अपील की जा रही है कि सर आप उसको दिल्ली हाईकोर्ट में जो आपने केस किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि दिल्ली ही न्यायिक जी क्षेत्र है जो जानकारी रखते हैं। आप उसको आगे बढ़ाइए, उस केस को करिए, उसमें कम से कम एक आध हियरिंग हो जाए किसी सीनियर अधिवक्ता के द्वारा, ऐसा उनके द्वारा अप्रोच किया गया है। सर जी, दर्शक आप पे विश्वास जता रहे हैं, कमेंट काफी अच्छे-अच्छे आ रहे हैं और एक आध दो दर्शकों को छोड़ कर के बाकी लोगों ने कहा है कि हमें आप पे भरोसा है। सर जी, ये बताइए कि एक सत्र न्यायालय का जो केस होता है, उसको और छोटा-मोटा जो केस लड़ा जाता है, उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च होता है। आपने तो हाई कोर्ट पे केस ऐसी परिस्थिति में कर दिया कि जब संसद का जवाब आया था, उसके तुरंत बाद आपका जो है अपडेट आया, आपने जो है ट्विटर पे पोस्ट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट में गजट को लेकर के, गजट नोटिफिकेशन को लेकर के हमने केस कर दिया है। सर जी, ये कैसे संभव हुआ और क्या इसमें आप दर्शकों से सहयोग की उम्मीद करते हैं? इसके बारे में बताएँ। देखिए, मैं कोई बात को भी अगर कहता हूं, मैं अपने अधिवक्ता से निरंतर वार्तालाप करते रहता हूं, भले ही हम केस करें न करें। आज मैंने अपने अधिवक्ताओं से, भले ही वो उत्तराखंड जी, जी। हाईकोर्ट की बात हो या फिर अपना दिल्ली सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की बात हो, मैं अपने अधिवक्ताओं से निरंतर वार्तालाप करता हूं और जो भी जानकारी किसी के साथ साझा करता हूं तो जी। उसको विधिक कसौटी पर परख करके ही लोगों को प्रेषित करता हूं। तो मैं इस बात के लिए राजपत्र प्रकाशन, जब एनसीटी के से बात हुई थी, जी। अपने अधिवक्ता को भी बताया था और दूसरा उनसे राय मशवरा भी किया था। तो जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया था तो तुरंत मैंने उनको ये कह दिया, मैंने सर किसी भी कंडीशन में इस केस को आज अविलंब लगवाना है और आज की डेट में ही लगवाना है। तो मेरी उस बात जी, को जी। उन्होंने माना और किया। तो अभी दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि आर्थिक सहयोग, देखिए लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों की इच्छा, वो निर्भर करती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि लोगों को ये लगता है कि भाई अभी तो केस जी। लंबित है, वो भी कोई मेहनत कर रहे हैं यूपी में, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। पूरे देश में अगर देखा जाए एनआईडीएलएड में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं, ऐसी ऐसी योग्यता वाले लोग हैं, उनके जी। सामने हम कुछ नहीं है। वो सूरज को एक दिया दिखाना जैसा है। तो मेरा मानना है योग्य व्यक्तियों को मौका दिया जाना चाहिए, वो आगे आ रहे हैं, उनकी प्रतिभा का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कर रखा है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जरूर कुछ ना कुछ उनके द्वारा सकारात्मक हल निकलेगा हम लोगों के लिए। पर आर्थिक सहयोग के लिए मैं तब तक नहीं कहना चाहूंगा जब तक कि लोगों की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आ जाती है मुझे कि आपको जाना ही है और यही जरूरी है। तो वो मैंने अपने लोगों पर, अपने एनआईडीएलएड परिवार पर छोड़ रखा है। वो मुझे जहां दौड़ाना चाहेंगे, जिस रूप में वो करना चाहेंगे, मैं उस रूप में उनके सामने आऊंगा। सर जी, इसमें जो है इस समय एक खबर है इसकी, जो उत्तराखंड से रिव्यू फाइल किया गया था विश्वनाथ जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। जो एनआईवीएच डीएलएड का जो केस था, गवाई सर की बेंच से जो फैसला आया था, उसके बाद रिव्यू दाखिल किया गया था विश्वनाथ जी की तरफ से। उसकी सुनवाई के बारे में अपडेट नहीं आ पाया, तो दर्शकों ने पूछा था, कृपया इसके बारे में बताएं कि इसकी सुनवाई कब तक हो सकती है? क्या इसके बारे में अपडेट है? विश्वनाथ सर जी का केस। आपने आज प्रश्नों की बड़ी फहरिस्त बना रखी है। मतलब पूरा आपके दर्शक पता नहीं कितने दिनों से आपने प्रश्नों का भंडार बना रखा है। जैसा कि रिव्यू के विषय में आपने क्वेश्चन किया है, रिव्यू तो उत्तराखंड के लोगों ने जो कर रखा है वो उसमें लगे होंगे। यद्यपि रिव्यू फाइल करने में भी बहुत टाइम लगाया और अब रिव्यू की सुनवाई में या उसकी डेट लेने में भी पता नहीं कितना टाइम लगाते हैं, वो उनका अपना विवेक है। पर व्यक्तिगत तौर पर उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैंने जैसे भी पहले भी कहा था, मैं जब तक कि कोई ऐसा लीगल जी, जी। दस्तावेज
मेरे पास मौजूद नहीं हो जाता है, हमारे पास उपलब्ध नहीं हो जाता है, मैं रिव्यू लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। ये हालांकि पूर्व में उसमें मेरा नाम प्रकाशित हुआ था, लोगों के मुझे फोन आ रहे थे, फोन के द्वारा या मैसेज वगैरह भी आ रहे थे कि सर आपने ये लगा दिया। मैंने उनको कहा कि भाई उसमें बेशक मेरा नाम आया हो, पर वो मेहनत किसी अन्य के द्वारा की गई है और भाई कर रखी है मेहनत, तो वो उन्होंने अपने हित के लिए की होगी, जिसमें सबका भला हो ऐसा सोचा ही होगा, क्योंकि भाई अपना भविष्य हर कोई देखता है, उसके बाद ही ये कार्यवाही सुनिश्चित करता है। तो अभी वर्तमान में मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो रिव्यू में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, पर इतना जरूर है कि रिव्यू की आज तक कोई ना कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। वो जिस स्थिति में दस्तावेजों में पड़ा था, रिकॉर्ड में, उसी स्थिति में है अभी। न तो उसकी सुनवाई के लिए आगे को प्रोसेस किया जा रहा है, न उसकी फाइल की कोई गतिविधि हो रही है। बाकी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, हमारे सुखद भविष्य के लिए करेंगे, ऐसी मुझे उनसे उम्मीद है। सर जी, बोहरा है तो मुमकिन है, ये ऑडियंस का सबसे बड़ा प्रभावशाली, मुझे बड़ा काफी इंप्रेशन मिला। मैंने कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग प्रसन्न हैं कि गुस्सा गए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बोहरा है तो मुमकिन। अर्जुन जी का बहुत बढ़िया कमेंट आया है। और बोहरा सर, उम्र में आपसे बड़ा हूँ, पर आपकी सादगी, शालीनता और कार्यप्रणाली को नमन करता हूँ। भगवान आपको सफल रखे और सुखी करे। बहुत सारे कमेंट आए हैं और कुछ लोग तो नाखुश हैं, वो तो उखड़ गए हैं, लेकिन फिलहाल 99% लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया है। सर जी, यहाँ पर सर जी एक क्वेश्चन और है कि आसाम के गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो केस आया था, उसमें एनआईवीएस को कैरी फॉरवर्ड मिल गया था, आगे मिल गया था कि ठीक है आप आवेदन करिए, और उसका जो है कोई हालिया अपडेट आप बताना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दर्शकों ने बहुत पूछा था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो केस हुआ था उसकी डिटेल तो हालांकि आर्डर सब लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसके बारे में बताया जाता है, जानकारी भी लोगों से प्राप्त हुई है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो केस था उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने भी ट्विटर पर इसको ट्वीट किया था, तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप जुड़े थे। मुझे मेरे दर्शकों को और मैं हमारे एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को विश्वास है कि आप अनेक कार्यों में ऐसे भी जुड़े रहते हैं कि सामने नहीं आते लेकिन वो काम करते रहते हैं। ऐसा विश्वास लोगों का आपके साथ जुटा हुआ है। तो आसाम के गुवाहाटी हाईकोर्ट के केस में एनआईवीएस डीएलएड को जो जीत मिली थी, जो भी जो क्या कहते हैं वो आया था फैसला, उसके बारे में आप अपडेट दीजिए। क्या उसमें देखिए, मेरा कोई सहयोग नहीं है, लोगों का विश्वास है, आशीर्वाद है, प्रेम है, और वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा प्रतीत होता है जब लोग इधर-उधर सब लोग सब जगह मंथन करके आते हैं, तो आत्मचिंतन करने के उपरांत मेरे पास ऊपर वाले की अनुकंपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसा संभव होता है कि लोग जो कार्य वो सलाह मशवरा करते हैं, उसमें मेरे द्वारा जो उनको सलाह दिया जाता है, वो कहीं न कहीं सफलता की सीढ़ी उनको ले चलता है, उसी का प्रतिफल है। और असम के लोग लंबे समय से मेरे संपर्क में थे, जिसके द्वारा निरंतर कई मर्तबा मैंने अपने अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के जो थे उन लोगों से कॉन्फ्रेंस में भी उनको जोड़ करके वार्तालाप किया और उन लोगों को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार का मुझसे जो सहयोग बन पड़ेगा, मैं प्रयास करूंगा। और ऊपर वाले की दुआ ऐसी है कि उच्च न्यायालय से उनको इंटरिम रिलीफ मिला है, यद्यपि ये अभी पूर्ण रूपेण लाभ नहीं है, पर माननीय जज साहब जी ने, न्यायमूर्ति जी ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि भाई किसी को हम आवेदन करवाते हैं तो किसी के भी हित प्रभावित नहीं होते हैं। इन बात को ध्यान में रखते हुए उनसे केवल और केवल आवेदन करने के लिए सरकार को आदेशित कर दिया है, डिपार्टमेंट को आदेशित कर दिया है कि जो एनआईवीएस डीएलएड वाले हैं इनको भी आवेदन का मौका दिया जाए, और तब तक जब तक कि अंतिम फैसला न आ जाए तब तक इनका जो रिजल्ट है वो रोका जाए। तो बहुत एक सुखद अनुभूति है उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस
भर्ती से, जो भर्ती निकली थी उससे वंचित किया जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं उन लोगों को, और आवश्यकता पड़ी आगे भी जो भी हमको न्यायिक प्रक्रिया है, जैसे उनका अभी राजपत्र के लिए उनको सख्त आवश्यकता है, ये हालांकि पूरे देश में राजपत्र की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो भी सलाह मशवरा करके जो भी आगे का कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे और वो लोगों के समक्ष आएगा। यद्यपि कुछ रणनीतिक बातें हैं उसको सार्वजनिक मंचों पर पेश कर देना उतना उचित मुझे प्रतीत नहीं होता है, पर जो भी है अच्छा आएगा। सर जी एक और क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। बिहार की तरफ से, पप्पू सर जी की तरफ से एक कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा केस एनआईवी डीलेट का अभी तक का सबसे बड़ा केस है, जिसमें कई राज्यों के पिटिशनर, बिहार के ही नहीं कई राज्यों के पिटिशनर जो है उसमें जुड़े, और वो सबसे बड़ा केस है। उसके बारे में पप्पू सर जी ने ट्विटर के माध्यम से सूचना साझा की कि वह केस सबमिट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर और सोमवार को उसका केस मिलेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं तमाम दर्शकों की ओर से, तमाम एनआईवी डीलेट अभ्यर्थियों की ओर से, कि उस केस की कोई अपडेट बताइए, क्योंकि पप्पू सर जी बताए नहीं उसकी कोई अपडेट क्या है। तो उतना ही बता करके रुक गए, तो आप बताएं कृपया इसके बारे में अगर जानकारी हो तो। देखिए आपको हालांकि कायदे के अनुसार ये प्रश्न उन्हीं से करना चाहिए था, वो बेहतर तौर पर बता पाते, पर जो व्यक्ति पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के विषय में भिन्नता नहीं जानता हो, वो व्यक्ति अगर देश के एक बहुत बड़ा केस जो आज तक हुआ भी नहीं, अगर इस केस को कर रहा है तो समय लगना तो लाजमी है। पिटिशनर और रिस्पोंडेंट का अध्ययन करना है, उसके बाद केस को लगवाना है और सभी राज्यों का जो सर्विस रूल है उसका अध्ययन करना है। तो कहा भी था उन्होंने समुद्र मंथन कर रहे हैं और समुद्र मंथन में से अमृत निकाला जाएगा करके, तो बहुत बड़ी बात है। समुद्र का कोई मंथन एक एनआईवी डीलेट वाला कैंडिडेट अगर कर रहा है तो समय तो लगेगा ही। तो देखते हैं वो रीट फाइल करते हैं, एसएलपी फाइल करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो मुझे भी इस बात की प्रतीक्षा रहेगी। यदि केस फाइल हो जाएगा, सोमवार को डायरी मिलेगी, फिर उसकी सुनवाई कब होगी, उसके डिफेक्ट कब रिमूव किए जाएंगे, आदि आदि विषयों में भी अगर वो जवाब दे दें तो मैं भी उस विषय में प्रतीक्षारत तो रहता ही हूँ, क्योंकि कई यातनाएं, कई प्रताड़नाएं, कई मन को विचलित करने वाले शब्द मेरे प्रति कहे गए हैं और उन बातों से मैं भी व्यथित हूं। तो इस बात का सुखद अनुभूति होती है, काश इतना बड़ा केस होता, कपिल सिब्बल जी उसमें पैरवी करेंगे, एनआईवी डीलेट का भी कुछ उसमें उत्तराखंड का भी भला होता, तो इस बात की प्रत्याशा में मैं भी आज तक हुई हूं। सर जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, चैनल की तरफ से क्वेश्चन है, मेरे पास भी आता है, मैंने वीडियो बना के डाला भी। जो ये मान लीजिए कि गुवाहाटी केस का ही मान लीजिए अभी अपडेट आया था कोर्ट की तरफ से, वहां की असम की तरफ से, तो उसमें क्या पिटिशनर को ही लाभ मिलेगा? उसमें क्या कैसे रहता है? पिटिशनर वाला मामला बहुत पूछते हैं, अभी कुछ कमेंट भी आए थे, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा 2 लाइन इसके बारे में बताइए, क्या इसके बारे में पिटिशनर ही फार्म भर सकते हैं कि कोई? देखिए ऐसा है, जब देखिए मैं अपने विवेक से कहूंगा, क्योंकि कानूनी जो चर्चाएं होती हैं वो बृहद होती हैं, इसीलिए आप देखिए मैं कहता हूं छोटे कोर्टों क्या सर्वोच्च न्यायालय में भी बड़े से बड़ा अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता होता है, तो उसमें दोनों ही पक्ष मजबूती के साथ अपनी बात को रखते हैं। कभी कोई एक अधिवक्ता कोई बात की पैरवी कर रहा है, वो बेशक नकारात्मक हो, वो नकारात्मक जज साहब के दिमाग में हो सकता है एक पक्ष अच्छा या एक पक्ष बुरा, पर अधिवक्ता के नजरों में कोई केस निगेटिव या 100% पॉजिटिव ऐसा नहीं होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपने ये कहा कि पिटिशनर को लाभ मिलेगा, जब जहां पर भर्ती की वो राज्य पर, वो कंडीशन पर निर्भर करता है कि सिचुएशन क्या है। बोर्ड, अगर किसी बोर्ड का मान्यता का विषय है तब वो स्थिति दूसरी होगी,
यदि किसी भर्ती इंडिविजुअल भर्ती का मामला है, वो भर्ती प्रक्रिया खत्म हो गई है और तब वो कंडीशन दूसरी हो जाएगी। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं। बोर्ड का मान्यता का अगर आपके द्वारा प्रेयर किया गया है तो फिर आपको पूरा बोर्ड के लिए मान्य होगा। यदि जिस बात में एनआई डीएलएड की बात कर रहा हूं, यदि एनआई डीएलएड का प्रेयर इस बात के लिए रखी गई है कि यह डिप्लोमा मान्य होना चाहिए, तो मान्यता के वाला प्रश्न तो सभी के लिए मान्य होगा। यदि किसी भर्ती के लिए अगर कोई स्पेशल किसी भर्ती के लिए अगर वो ऑनगोइंग हो, उस भर्ती के लिए अगर वो बात कही गई है तो तब वो केवल पिटिशनर की कंडीशन में आ सकता है, ऐसा मेरा विवेक कहता है, ऐसा मेरी बुद्धि कहती है।